क्लास तक मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्र मिति की क्लासेस को पढ़ रहे थे। क्षेत्र मिति के कुछ कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए थे और कुछ कॉन्सेप्ट हम आज पढ़ेंगे। तो हमने पिछली क्लास में क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था क्षेत्रफल की इकाइयां और उनका रूपांतरण, या फिर यूनिट्स ऑफ एरिया एंड देयर कन्वर्जन। तो क्षेत्रफल की इकाइयों में आपने पढ़ा होगा मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, और एक आपने पढ़ा होगा हेक्टेयर। हेक्टेयर तो आपने कुछ इन यूनिट्स के बारे में पढ़ा होगा, और उनके कन्वर्जन में आपने देखा होगा कि इन यूनिट्स को आपस में हम कैसे बदलते हैं। यानी कि मिलीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना हो, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना हो, तो इन सभी यूनिट्स को हम आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सब आपने पढ़ लिया होगा। तो अब उसी के बेसिस पे, यानी कि पिछले क्लास में आपने जो ये टॉपिक पढ़ा, इसी के बेसिस पे हम आज एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसे हम रिकॉल टेस्ट बोलते हैं। तो आपका रिकॉल टेस्ट आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सभी बच्चों को सॉल्व करना है और आंसर पोल सेक्शन में करना है। कोई भी बच्चा कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं करेगा, सभी बच्चे पोल सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। मैं कमेंट बंद कर रहा हूं जिससे कि कोई भी बच्चा कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं करेगा, सभी को पोल सेक्शन में जाके आंसर करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, दो आकृति है जिनमें से एक का क्षेत्रफल 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है और दूसरी आकृति का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है, और हमें उन दोनों ही आकृतियों का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें उन दोनों ही आकृतियों का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए, कोई भी बच्चे जल्दबाजी में आंसर नहीं करेगा, कोई भी बच्चे जल्दबाजी में आंसर नहीं करेगा। आप आराम से अपना टाइम लीजिए, पेपर पेन का यूज कीजिए और फिर इसे सॉल्व कीजिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में जीरो में गड़बड़ी होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं। जीरो में गड़बड़ी होने के बहुत ही ज्यादा चांस होते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि संबंध हम क्या देखेंगे। मीटर स्क्वायर का देखेंगे, मीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ देखेंगे, या मीटर स्क्वायर का किलोमीटर स्क्वायर के साथ देखेंगे। आपस में कैसे तरीके से संबंध देखेंगे, तो वो आपको देखना है। आप आराम से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर पोल सेक्शन में कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको यूनिट्स पे ध्यान देना है अच्छे से। यूनिट्स में गलती होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। यूनिट्स में गलती होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। दो आकृतियां दी हुई हैं जिनमें से एक आकृति का क्षेत्रफल दिया हुआ है 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरी आकृति का क्षेत्रफल दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर। तो हमें दोनों आकृतियों का कुल क्षेत्रफल निकालना है। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। कुछ देर और वेट करते हैं फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। कुछ देर और वेट करते हैं फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, ध्यान से करना है सभी बच्चों को, और अटेम्प्ट सभी बच्चों को करना है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो जिसने सॉल्व ही नहीं किया हो। आप कोशिश कीजिए सही सॉल्व हो। अगर बाई चांस गलत भी हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका गलत होगा तो आप आज यहां से सीखोगे और उसकी वजह से फिर आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो इसलिए सॉल्व सभी बच्चों को करना है। हम 10 सेकंड और वेट करेंगे, 10 सेकंड और वेट करेंगे फिर इसे सॉल्व करेंगे। 10 सेकंड और वेट करते हैं फिर इसे सॉल्व करेंगे। जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं दिया है वो पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। अच्छा, चलिए थोड़ा टाइम और लेते हैं, थोड़ा टाइम और लेते हैं। हम 1 मिनट, पूरा 1 मिनट और वेट करेंगे। आप आराम से इसे सॉल्व कीजिए। पूरा 1 मिनट और वेट करेंगे फिर इसे सॉल्व करेंगे। पूरा 1 मिनट वेट करेंगे। देखिए, जल्दबाजी में किसी को आंसर नहीं करना है। आप पहले मीटर, आपको यह देखना है कि हमें यूनिट्स किस किस में दी हुई हैं, हम उन्हें किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। हमें कुल क्षेत्रफल दिया गया है। आपने इस तरह का क्वेश्चन पहले पिछली क्लास में किया भी होगा। पिछली क्लास में आपने इस तरह का क्वेश्चन किया भी होगा, दीपक सर ने आपको कराया होगा। 30 सेकंड और वेट करते हैं, 30 सेकंड और वेट करेंगे। जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है अभी तक वो पोल सेक्शन में अपना आंसर करेंगे। अटेम्प्ट सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है। कोशिश कीजिए सही सॉल्व हो, अगर गलत भी हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन सॉल्व जरूर करना है, सभी बच्चों को सॉल्व जरूर करना है। 15 सेकंड और वेट करते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। 15 सेकंड और वेट करते हैं, 15 सेकंड और वेट करेंगे। जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है जल्दी से अपना पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है पोल सेक्शन में जल्दी से अपना आंसर करेंगे। अच्छा 5 सेकंड और वेट करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। अभी मैं पोल सेक्शन बंद कर रहा हूं। अगर कोई बच्चा पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाया है तो वो कमेंट में आंसर कर सकता है, लेकिन केवल वही बच्चा करेगा जो पोल सेक्शन में नहीं कर पाया है। देखिए, हमें दिया हुआ है, हमें दो आकृतियों के लिए बोला गया है, यदि किन्हीं दो आकृतियों का क्षेत्रफल क्रम से 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर और 2 मीटर स्क्वायर है, तो हमें दोनों आकृतियों का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। या फिर अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो हमें दो शेप्स दी हुई हैं। इफ एरिया ऑफ टू शेप्स आर 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 2 मीटर स्क्वायर, तो हमें टोटल एरिया निकालना है, टोटल एरिया ऑफ बोथ द शेप्स। तो देखिए, काफी बच्चों ने यह गलती की है कि उन्होंने डायरेक्ट ही जोड़ दिया है, डायरेक्ट ही जोड़ दिया है। उन्होंने 40,000 और 2 को डायरेक्ट ही जोड़ दिया है। 40,000 जोड़ा और उन्होंने नीचे 2 लिखा और उन्होंने डायरेक्ट किया है 40,002 लिख दिया है, जबकि यह गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दीपक सर ने देखिए आपको बताया होगा कि हम दो यूनिट्स को कब ऐड कर सकते हैं। दो यूनिट्स को हम कब ऐड कर सकते हैं? जब दोनों की यूनिट्स बराबर हो। इसमें अगर आप देखोगे तो आपको एक तो दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरा आपको दिया हुआ है मीटर स्क्वायर। तो दोनों की यूनिट्स ही अलग अलग हैं, दोनों एरियाज की यूनिट्स अलग अलग हैं। एक तो है सेंटीमीटर स्क्वायर और एक है मीटर स्क्वायर, तो हम दोनों को एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं। तो अब हमें जोड़ने के लिए क्या करना होगा? हमारे पास दो ऑप्शन है। देखिए, हमारे पास दो ऑप्शन है। हमें एक दिया हुआ है 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास सॉरी, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम इस सेंटीमीटर स्क्वायर को भी मीटर स्क्वायर में बदल लें, तो फिर ये भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और फिर हम दोनों को ऐड कर देंगे या फिर दोनों को जोड़ देंगे। या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम इस मीटर स्क्वायर को भी सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर ले, फिर यहां भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और यहां भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और फिर हम दोनों को ऐड कर लें या फिर दोनों को जोड़ दें। तो हम दोनों ही तरीके से इसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, अब हम इसे क्या करते हैं, मैं इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदल रहा हूं, मैं सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदल रहा हूं। यानी कि ये जो मुझे दिया हुआ है 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, मैं इसे मीटर स्क्वायर में बदल रहा हूं। तो देखिए, जैसा आपने पिछली क्लास में रिलेशन या फिर एक संबंध पढ़ा होगा, 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं? सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। कमेंट में बताना है आपको, कमेंट में बताना है आपको कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं? सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे। प्रिंस कुमार के नाम से जो बच्चा है, बिल्कुल आपका बिल्कुल आंसर सही है। देखिए, बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, और 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो नीले कलर से लिखी हुई है 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, सॉरी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, और 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, दोनों ही अलग अलग चीज है। अगर मैं बात करूं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो देखिए 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। ये आपने पढ़ा होगा जब आपने लंबाई की इकाइयां पढ़ी होंगी, जब आपने लंबाई की इकाइयां पढ़ी होंगी। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, तो यह होते हैं 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। दीपक सर ने आपको बताया भी होगा, मैं जल्दी से बता देता हूं कि यह कैसे आता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। कि इस 1 मीटर को जब हम यहाँ दोनों तरफ गुणा कर देते हैं, मीटर, यह 1 मीटर स्क्वायर कैसे बनता है?
1 मीटर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 मीटर गुणा 1 मीटर। 1 मीटर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 मीटर गुणा 1 मीटर। और फिर मैं इस 1 मीटर में क्या होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर की जगह मैं 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। और इस 1 मीटर की जगह भी मैं क्या लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर। तो 100 गुणा 100 यहां हो जाता है 10,000, और सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर क्या हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह इस तरह से आता है 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर होगा, 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, वापस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 मीटर स्क्वायर बराबर हो गया है हमारा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर मैं इसे उल्टे तरीके से किस तरह लिख सकता हूं, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होगा 1 मीटर स्क्वायर। चलिए अब आपको कमेंट में यह बताना है, अगर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1 मीटर स्क्वायर होता है तो 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होंगे। तो 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होंगे, 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होंगे। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। देखिए 40, जब 10,000 में 1 मीटर स्क्वायर है तो 40,000 में कितने होंगे 4 मीटर स्क्वायर। यह कैसे आया, चलिए इसे भी एक बार मैं जल्दी से बता देता हूं। इस वाले में, जो ये मैंने इस वाले में अगर मैं दोनों तरफ 4 से गुणा करूं तो क्या होगा 4 गुणा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों तरफ में 4 से गुणा कर रहा हूं, 4 गुणा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 4 गुणा 1 मीटर स्क्वायर। तो यहां तो हो जाएगा हमारा 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ तो हो जाएगा हमारा 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। तो यह जो हमारा 4 मीटर स्क्वायर आया था ना, ये ऐसे ही आया था यहाँ से, फिर हमने तो 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया 4 मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमारा पहले का क्षेत्रफल क्या आ गया 4 मीटर स्क्वायर, जो कि हमें दिया हुआ था 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम टोटल अगर मैं निकालू, मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ, टोटल, टोटल अगर मैं निकालू तो कितना होगा, इस 40,000 सेंटीमीटर को तो हमने लिख दिया 4 मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया 4 मीटर स्क्वायर, प्लस दूसरा हमें दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 मीटर स्क्वायर। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 6 मीटर स्क्वायर। अभी काफी बच्चे शायद पहुंच भी गए होंगे 6 तक, लेकिन उन्होंने गलती क्या की, उन्होंने यूनिट्स पे ध्यान ही नहीं दिया, तो उन्होंने जल्दबाजी में ऑप्शन बी को टिक कर दिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये गलत है, क्योंकि हमारा आंसर क्या आया है मीटर स्क्वायर, और उन्होंने सेंटीमीटर स्क्वायर को सही किया था, तो इसलिए यह गलत है। हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वो 6 मीटर स्क्वायर है। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो यह गलती नहीं करनी है कि कभी भी आपको यूनिट्स को डायरेक्ट, अगर आपको दो यूनिट्स अलग अलग दी हुई हैं, जैसे यहाँ दी हुई थी सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, इनको कभी भी जल्दबाजी में डायरेक्ट ऐड या फिर जोड़ना नहीं है। और दूसरी गलती क्या करनी है कि आपको सिर्फ वैल्यू पे ध्यान नहीं देना है, जैसे यहाँ 6 मीटर स्क्वायर आया था, तो आपको यहाँ सिर्फ 6 पे ध्यान नहीं देना है, आपको यूनिट भी ध्यान में रखनी है कि यूनिट क्या आई थी, मीटर स्क्वायर था, सेंटीमीटर स्क्वायर था, या फिर और भी जो आया था। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल सभी बच्चों को समझ में आया कि ये कैसे आया इसका आंसर, क्या यह सभी को समझ में आया कि यह कैसे आया। ठीक है, वेरी गुड, सभी को समझ में आया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब अगर ये समझ में आया तो हम आज का टॉपिक पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, टू डायमेंशनल शेप्स, या फिर इनको हिंदी में क्या बोलते हैं द्विमीय आकृति, द्विमीय आकृति। देखिए टू डायमेंशनल, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, टू मतलब दो, और डायमेंशन का मतलब मैं बता देता हूं हिंदी में होता है दिशाएं, दिशाएं, या फिर इन्हें हम बोलते हैं विमाएं। दो डायमेंशनल या फिर टू डायमेंशनल शेप। तो टू डायमेंशनल शेप का मतलब क्या होता है, देखिए पहले हम इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। एक समतल या कागज पर खींची जा सकने वाली आकृतियां जिनकी केवल और केवल लंबाई और चौड़ाई होती है उन्हें द्विविमीय आकृति कहते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जिसकी केवल और केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, जिसकी केवल और केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, इसमें बिल्कुल भी मोटाई नहीं होती है। केवल क्या होगी, केवल लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, मोटाई या फिर अगर मैं बोलूं ऊंचाई,
तो यह बिल्कुल नहीं होगी। या फिर अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो इसकी ओनली लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी, लेकिन इसकी जो हाइट है या फिर अगर मैं बात करूं थिकनेस जिसे हम मोटाई कहते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ऐसी जितनी भी आकृति होंगी उन्हें हम 2D शेप या फिर द्विविमीय आकृति कहेंगे। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं तो जैसे अभी आपने हाथ में क्या, आपके एक तो पेन होगा और पेपर होगा जिसपे आप नोट्स लिख रहे होंगे। तो अगर मैं आपके बात करूं एक का, मान लीजिए यह आपका कोई पेपर है, कागज का पेपर है। तो उस कागज के पेपर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसकी कुछ देखिए लंबाई होगी, उसकी कुछ यह वाली लंबाई होगी उसकी, और उसकी कुछ ये चौड़ाई होगी, उसकी इस तरह से कुछ चौड़ाई होगी। लेकिन अगर आप देखोगे तो वो बहुत ही पतला होगा कागज, वो बहुत ही पतला होगा। मतलब उसकी ऊंचाई या फिर अगर हम मोटाई कहें तो वो बहुत ही ज्यादा कम है। तो वो मतलब ना के बराबर है, उसकी मोटाई या ऊंचाई नहीं है। या फिर अगर हम कहें तो ना के बराबर है। तो मोटाई ऊंचाई है नहीं, लंबाई है और चौड़ाई है। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कि वह एक 2 डायमेंशनल है या फिर वो द्विविमीय है। ठीक है। तो देखिए अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए जैसे यह एक आकृति बनाई हुई है, यह कोई इस तरह से आकृति बनाई हुई है। तो यह भी 2 डायमेंशनल शेप है, यह भी 2 डायमेंशनल शेप है। यह 2 डायमेंशनल शेप क्यों है? क्योंकि अगर मान लीजिए मैं इसे इस तरह से इसकी लंबाई भी कहूं तो यह तो हो गई इसकी लंबाई, यह हो गई इसकी लंबाई। अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो यह तो हो गई इसकी चौड़ाई। लेकिन इसमें मुझे इसकी कहीं भी ऊंचाई या मोटाई नजर नहीं आ रही है, ऊंचाई या फिर मोटाई नजर नहीं आ रही है। तो यह द्विविमीय आकृति हो जाती है। अब आप बोलोगे कि सर ये 2D हो गई, तो फिर ऐसी कौन सी शेप है जो 2D नहीं है, मतलब जो चीज 2D नहीं होती है? तो आपने शायद पढ़ा भी होगा, आपने इस तरह से देखे हो कि आपको कुछ घन और घनाभ आपने पढ़े होंगे, घन और घनाभ आपने पढ़े होंगे जो इस तरीके से कुछ बनाए जाते हैं, जो इस तरह से कुछ बनाए जाते हैं। आपने कुछ इस तरह की शेप देखी होगी, या फिर आपने कुछ इस तरह का एक सिलेंडर देखा होगा, कुछ इस तरह का आपने सिलेंडर, या फिर जिसे, यस, इस तरह का आपने एक सिलेंडर भी देखा होगा। इस तरह का आपने घन घनाभ क्यूबॉइड जिसे बोलते हैं, क्यूब जिसे बोलते हैं, वो सब आपने देखे होंगे। तो इन सभी आकृतियों को 3D आकृति कहते हैं या फिर त्रिविमीय आकृति कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप देखोगे तो देखिए ये तो इसमें हो गई इसकी लंबाई, यह तो इसकी हो गई लंबाई। अगर इसको मैं नाम दूं, यह हो गई इसकी चौड़ाई, यह हो गई इसकी चौड़ाई। लेकिन अगर आप ये चीज देखोगे तो यह होती है इसकी ऊंचाई, यह होती है इसकी ऊंचाई या फिर मैं कहूं मोटाई। तो इसमें ऊंचाई या फिर इसकी मोटाई भी होती है। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? 3D शेप। इसे आप आगे अच्छे से और डिटेल में भी पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए मैं बस बता रहा हूं जिससे आपका थोड़ा क्लियर हो जाए कि 2D ऐसी कौन सी शेप है जो 2D नहीं होती है। तो यह जो आपकी शेप है या फिर यह जो आकृति है, यह 2D या फिर द्विविमीय नहीं होती है। इसे क्या बोलते हैं? 3D या फिर थ्री 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 विमीय, त्रिविमीय आकृति। इसी तरह से आपका होता है सिलेंडर। इसमें अगर आप देखोगे तो देखिए ये इसकी होती है लंबाई, यह इसकी होती है लंबाई, यह इसकी होती है चौड़ाई, यह हो गई इसकी चौड़ाई। लेकिन अगर आप इसे देख रहे हैं गोल, अगर आप इसे देख रहे हैं गोल, तो ये देखिए अभी तो पेपर में आपको दिख रहा है, यह आपको पेपर में इस तरह से दिख रहा है, लेकिन आपने अगर देखा हो तो यह इस तरह से कुछ ऊपर सर्कुलर होता है या फिर वृत्ताकार होता है। तो यह चीज जो होती है, यह वाली चीज, यह इसकी मोटाई होती है। मैं अच्छे से बना के दिखा देता हूं कि वह चीज कुछ आपका इस तरह से होता है, आपका सिलेंडर कुछ इस तरह से आपका होता है सिलेंडर। तो आपकी जो ये वाली चीज होती है, यह वाली चीज, यह होती है इसकी मोटाई, यह होती है इसकी मोटाई या फिर ऊंचाई। इनको 2D और 3D शेप्स को समझने का एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट यह है कि जिस शेप को या फिर जिस आकृति को आप आसानी से पेपर पे अपने ड्रॉ कर सको या फिर अपने पेपर पे आसानी से बना सको, तो वह होती है आपकी 2 डायमेंशनल या फिर द्विविमीय आकृति है। 2D शेप जिसे आप पेपर पे आसानी से बना सको। जिसे आप पेपर पे आसानी से ना बना सको वह होती है 3D शेप।
या फिर त्रिविमीय आकृति। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो ये 3D आकृति बना दी पेपर पे। देखिए इन्हें हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन इन्हें एक्चुअल में या फिर हकीकत में नहीं बनाया जा सकता है। इन्हें हकीकत में, ऊंचाई को मैंने हालांकि दिखा दिया है, लेकिन मैं टेढ़ा करके दिखाई है मैंने ऊंचाई। यह हकीकत में इस तरह थोड़ी होता है। हकीकत में तो यह कुछ उठा हुआ होता है। तो मैं उस उठी हुई चीज को समतल चीज पे कैसे दिखा सकता हूँ? इसलिए मैंने ये थोड़ा टेढ़ा करके बना दिया है, जिससे कि आपको थोड़ा सा फील हो जाए कि हाँ इसकी कुछ ऊंचाई है। अदरवाइज आपने देखा होगा कि जिन भी चीज की मोटाई होती है, मैं उस चीज को बना ही नहीं सकता हूं पेपर पे। तो उदाहरण के तौर पे आपने अपने स्कूल में कई बार देखा होगा, जो चौक का डिब्बा होता है, जो चौक का डिब्बा होता है, तो वह चौक का डिब्बा क्या होता है, वो घनाभ के आकार का होता है। तो उसकी ऊंचाई होती है कुछ। तो उस चीज को मैं पेपर पे तो नहीं बना सकता हूं, लेकिन अगर मुझे समझाना है तो मैंने उसे इस तरह से बना दिया है। लेकिन हम उसे पूरी तरीके से ड्रॉ या पेपर पे नहीं बना सकते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यह है 2D और 3D को समझने का, कि 2D शेप्स को हम पेपर पे आसानी से बना सकते हैं, उनकी लंबाई और चौड़ाई होती है। लेकिन जो 3D शेप्स होती है उन्हें हम पेपर पे आसानी से नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी होती है या फिर मोटाई भी होती है। अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो उनकी कोई हाइट या फिर थिकनेस भी होती है, और उसे हम पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। देखिए अब 2D के कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये आकृति हो गई, तो इसकी भी अगर मैं इसकी बात करूं, यह आपकी लंबाई हो जाएगी, यह आपकी लंबाई हो जाएगी, और यह आपकी चौड़ाई हो जाएगी, यह आपकी चौड़ाई हो जाएगी। लेकिन इसमें भी कोई ऊंचाई नहीं है, इसकी भी कोई ऊंचाई नहीं है, तो यह भी क्या है, 2D शेप है। या फिर अगर मैं और आकृति की बात करूं तो यह देख लीजिए, यह भी आप, यह भी इसकी, यह क्या हो जाएगी, यह इसकी लंबाई हो जाएगी, यह लंबाई हो गई है, एंड यह इसकी चौड़ाई हो गई है, यह इसकी चौड़ाई हो गई है। लेकिन इसकी भी ऊंचाई कहीं नहीं दिखाई दे रही है, इसकी भी ऊंचाई कहीं नहीं दिखाई दे रही है। तो यह भी 2D शेप है, यह भी 2D शेप है। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण द्विविमीय आकृति या फिर कुछ इंपॉर्टेंट 2D शेप्स, जो हम जनरली, जो हमारे यूज में आती हैं। आपने ट्रायंगल पढ़ा होगा ज्योमेट्री में, जो आपने जब ज्यामिति पढ़ी थी तो आपने पढ़ा होगा त्रिभुज, ट्रायंगल, यह हमारी 2D शेप होती है। आपने चतुर्भुज के बारे में पढ़ा होगा, यह हमारी 2D शेप होती है। आपने सर्कल या फिर वृत्त के बारे में पढ़ा होगा, यह हमारी 2D शेप होती है। और आपने पॉलीगॉन, या फिर आपको शायद दीपक सर ने बताया हो, पेंटागन होते हैं, हेक्सागन होते हैं। ये सभी देखिए, इसमें 6 भुजाएं हैं, एक दो, या फिर मैं नंबर लिख देता हूं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। क्योंकि इसमें 6 भुजाएं हैं इसलिए इसे हेक्सागोन या फिर षटभुज कहते हैं। और हमारे चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, एक, दो, तीन और चार, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इसलिए इसके आगे चतु लगा है, इसका मतलब है चतुर्भुज, मतलब कि 4 भुजा। इसके आगे षट लगा है, षट का मतलब होता है 6। तो षटभुज, 6 भुजा। और त्रिभुज अगर आप देखोगे, त्रिभुज में 3 भुजा होती हैं, एक, दो, तीन, इसलिए इसमें लिखा है त्रि, मतलब 3, और भुज मतलब भुजा। तो 3 भुजा। तो षटभुज का मेरा बताने का मतलब यही था कि यह भी चतुर्भुज और त्रिभुज की तरह ही होता है, बस इसमें 6 भुजा होती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यह भी हमारा 2 डायमेंशनल या फिर द्विविमीय आकृति होती है। 3D शेप और 2D शेप के अगर और अंतर मैं बताऊं, तो और अंतर यह है कि 3D शेप को आप अच्छे से फील कर सकते हो। अच्छे से फील करने का मतलब यह है कि उसकी कुछ मोटाई होती है, तो वो आपके हाथ में एक स्पेस घेरेगा। लेकिन आप अगर किसी 2D चीज को पकड़े, तो 2D चीज को आप आसानी से इस तरह से पकड़ सकते हो, क्योंकि उसकी कुछ मोटाई नहीं होती। तो वो 2 उंगली में आप आसानी से उन्हें पकड़ सकते हो, जैसे आपके पेपर हो गया। तो आपका पेपर जो हो गया कागज का, जो जिसमें आप लिख रहे हो, ओनली अगर मैं कागज के एक पेज या फिर पेपर की बात करूं, पेज या फिर पेपर, तो वो क्या हो जाएगा, वो तो हो जाएगा देखिए 2D। लेकिन अगर मैं पूरी बुक की बात करूं, पूरी बुक की बात करूं, तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 3D। तो अब आप बोलोगे कि सर पकड़ तो हम 3D को दो दो उंगली से तो उसे भी आसानी से पकड़ सकते हैं। बिल्कुल आप पकड़ सकते हैं, लेकिन आप देखोगे तो आपकी उंगलियों में एक मोटाई फील होगी, क्योंकि बुक की कुछ मोटाई होती है। बुक आपकी किस तरह से होती है, बुक आपकी कुछ इस तरह से होती है, देखिए, बुक आपकी कुछ इस तरह से होती है, बुक आपकी कुछ इस तरह से होती है। तो इसकी कुछ तो लंबाई होती है,
इसकी कुछ तो मान लीजिए यह इसकी क्या होती है, यह इसकी होती है लंबाई, और यह इसकी क्या होती है, यह इसकी होती है चौड़ाई। लेकिन इसकी बुक की एक ऊंचाई भी होती है, ये जो मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ ये इसकी क्या होती है, ये इसकी होती है ऊंचाई। यह वाली चीज क्या होती है, ऊंचाई, जिसमें बहुत सारे पेज होते हैं। लेकिन एक पेज की ऊंचाई बहुत ही मामूली होती है या फिर नगण्य होती है, जीरो होती है, तो वह 2D होती है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कुछ थ्री डी आकृति। कुछ थ्री डी आकृति कैसी होती है, तो आप अगर देखोगे तो एक बॉल है। बॉल देखिए, अब हमने बना तो दी है ये पेज पे, लेकिन क्या ये अच्छे से रिप्रेजेंट हो रही है, क्योंकि बॉल तो पूरी गोल होती है। लेकिन अगर हम इसे देखें तो हमें तो ये दिख नहीं रही है, हमें तो ये वृत्त की तरह दिख रही है। तो हम एक वृत्त में और इस बॉल में इसके कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इन्हें कैसे अलग करें, हम नहीं कर सकते। तो बस हमने इसको यहाँ पे बना तो दिया है, लेकिन हम इसे अच्छे से दिखा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसे हमें पता तो लग ही नहीं रही है ये कि बॉल कितनी मोटी है, इस बॉल की मोटाई क्या है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि थ्री डी शेप्स को या फिर त्रिविमीय आकृतियों को आप अच्छे से एक पेपर पे रिप्रेजेंट या फिर दर्शा नहीं सकते हैं। तो यह हमारी हो जाती है थ्री डी आकृति, क्योंकि आपको पता है कि बॉल की एक मोटाई भी होती है। या फिर मैं अगर और बात करूं, तो यह देखिए कुछ पेन पेपर रखने का एक बॉक्स है, जिसमें पेन सॉरी पेपर नहीं, पेन जो रखते हैं, पेन का स्टैंड जिसे बोलते हैं। तो इसमें कुछ पेन रखे होते हैं। तो इसकी भी अगर आप देखोगे तो इसकी भी देखिए, ये तो हो गई इसकी लंबाई, ये इसकी हो गई लंबाई। सॉरी। तो देखिए इसकी हो गई ये कुछ लंबाई, इसके बाद यह हो गई है इसकी कुछ चौड़ाई, और इसके बाद यह जो चीज होती है, देखिए ये वाली चीज, ये वाली चीज, यह होती है इसकी ऊंचाई। सॉरी, ऊंचाई नहीं कह सकते, इसे कह सकते ऊंचाई बोल लीजिए या फिर मोटाई बोल लीजिए। लेकिन देखिए अब आपने ये देखा होगा, तो यह तो इसमें कुछ स्पेस होता है, तो इसे हम यहाँ पे अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। और अगर मैं बात करूं, तो और होता है हमारा पेन। सिंपल, ये व्हाइट बोर्ड पे लिखने का मार्कर जो होता है, या फिर जिस पेन से अभी आप लिख रहे होंगे वो कुछ इस तरह का पेन होगा। तो देखिए इसकी कुछ ये वाली होती है, जो यह तो होती है इसकी लंबाई, यह तो होती है इसकी लंबाई। यह अगर मैं इसकी बात करूं तो यह होती है इसकी चौड़ाई। लेकिन अगर मैं इस चीज की बात करूं तो यह होती है इसकी मोटाई। क्या आप इसको, अगर मान लीजिए ये मेरा हाथ जो है यह एक 2D या फिर मेरा पेपर है एक, तो मैं क्या इस पेन को इस पे अच्छे से ड्रॉ कर सकता हूं? नहीं कर सकता, क्योंकि यह इसकी कुछ ऊंचाई होगी, इसे तो मैं दर्शा ही नहीं सकता। इसकी जो यह ऊंचाई है, इसे तो मैं दर्शा ही नहीं सकता। तो यह भी एक क्या होगा, यह भी एक 3D वस्तु हो गई है। ठीक है, तो सभी को समझ में आया कि 2D और 3D में क्या अंतर होता है? सभी बच्चों को समझ में आया कि 2D और 3D में क्या अंतर होता है? ठीक है, वेरी गुड। अगर आपको समझ में आया तो चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक काफी आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 7, कि निम्न में से कौन सी एक द्विविमीय आकृति नहीं है। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में जाके इसका आंसर करना है, कोई भी बच्चा कमेंट में आंसर नहीं करेगा। आपको आंसर करना है ओनली पोल सेक्शन में। आपको चार आकृति दी हुई है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी में। आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सी द्विविमीय आकृति नहीं है, या फिर कौन सी एक 2 डायमेंशनल शेप नहीं है। सभी बच्चों को आंसर करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा, देखते ही सॉल्व हो जाना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आए। और अच्छी बात यह है कि सभी बच्चों का सही आंसर है अभी तक, सभी बच्चों का बिल्कुल सही आंसर है, सभी बच्चों का सही आंसर है। आपको बताना है कि कौन, जिन जो भी आपको चार आकृति दी हुई है उनमें से कौन सी 2 डायमेंशनल शेप या फिर द्विविमीय आकृति नहीं है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 20 सेकंड और वेट करते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। 20 सेकंड और वेट करते हैं। वैसे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए 10 सेकंड और वेट करते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। 10 सेकंड और वेट करते हैं।
आपको बताना है कि कौन सी शेप जो है वो 2D शेप नहीं है। जल्दी से सभी पोल सेक्शन में अपना आंसर करेंगे। अगर किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया है तो पोल सेक्शन में जल्दी से आंसर करे। 5 सेकंड और वेट करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम सब। अभी मैं पोल बंद कर रहा हूँ। अगर किसी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाया है तो वो कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकता है। कमेंट मैंने ऑन कर दिए हैं, लेकिन केवल वही बच्चा आंसर करेगा जिसने पोल सेक्शन में आंसर नहीं किया है। देखिए, तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में देखना है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन सी एक द्विविमीय आकृति नहीं है, 2 डायमेंशनल शेप नहीं है, इज नॉट ए 2 डायमेंशनल शेप। तो कई बार क्या होता है ना, जल्दी जल्दी में हम क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ते, और हमें पूछा गया है कि कौन सी एक द्विविमीय आकृति है और हमने पढ़ लिया, नहीं है पूछा गया है और हमने गलती से पढ़ लिया द्विविमीय आकृति है। ऑप्शन ए देखा, हमें पता लगा यार ठीक है इसकी तो ये लंबाई है और इसकी चौड़ाई है, तो हमने जल्दी से ऑप्शन ए मार्क कर दिया। तो वो गलत हो जाता है कई बार। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें दिया गया है, इसमें पूछा क्या गया है कि द्विविमीय आकृति नहीं है। तो अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो ये हमने पढ़ा था कि इसकी देखिए यह तो लंबाई हो गई और यह इसकी चौड़ाई हो गई। अब इसकी ऊंचाई है ही नहीं कुछ, तो इसलिए क्या हो गया कि यह हो गई हमारी 2D शेप। अब आइए इस पे। अब हम ऑप्शन बी में देखें तो यह इसकी हम बोल सकते हैं लंबाई हो गई, यह हम इसकी बोल सकते हैं चौड़ाई हो गई। अब इसमें भी हमें कहीं ऊंचाई या फिर मोटाई नजर नहीं आ रही, तो यह भी क्या हो गई हमारी 2D शेप। अब हम बात करते हैं त्रिभुज की। हमने तो पढ़ा ही था कि त्रिभुज, देखिए यह भी, यह क्या है हमारा, यह है चतुर्भुज। अगर आप देखें तो इसमें 4 भुजा है, पहली, दूसरी और ये आपकी थर्ड एंड ये फोर्थ। तो ये चतुर्भुज है, तो यह क्या होगा आपकी 2D शेप। इसमें भी अगर मैं बात करूं तो 4 भुजा है, 1, 2, 3 और 4। तो यह भी आपका चतुर्भुज है, तो यह भी क्या आ गया 2D शेप। अगर मैं इस आकृति की बात करूं तो यह त्रिभुज है। यह इसकी मान लीजिए कि ऊंचाई, अगर इसको वैसे हम ऊंचाई बोलते हैं। देखिए अगर आप इसको ऊंचाई भी बोल लें, इसको ऊंचाई बोल लें, और अगर मैं इसे चौड़ाई बोल लूं इसकी, तो इसमें लंबाई नहीं है। मतलब कि तीनों में से कोई एक चीज मिसिंग है। इसमें लंबाई चौड़ाई है तो ऊंचाई नहीं है। अगर ऑप्शन बी में लंबाई चौड़ाई है तो इसमें ऊंचाई नहीं है। अगर सी में मैं इसको ऊंचाई बोलूं तो ऊंचाई बोलूं, अगर इसे इसे चौड़ाई बोलूं तो लंबाई नहीं है। या फिर अगर मैं इसे ऊंचाई की जगह लंबाई बोलूं, इसे चौड़ाई बोलूं तो ऊंचाई नहीं है। मतलब कोई एक चीज तो मिसिंग है। तीन चीज नहीं है, ओनली 2 चीजें हैं। और अगर 2 चीजें हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारा 2D शेप। वो हो जाएगा हमारा 2D शेप। और अभी वैसे पढ़ा भी था, यह क्या है हमारा त्रिभुज है। इसमें 3 भुजा है, 1, 2 और 3। तो यह त्रिभुज है, और त्रिभुज क्या होता है हमारा 2D शेप होती है। त्रिभुज क्या होता है हमारा 2D शेप। तो इसलिए यह भी क्या हो गया हमारा, यह भी 2D हो गया। अब आते हैं हम इस पे। इसमें अगर आप देखोगे तो देखिए यह इसकी लंबाई हो गई है, यह इसकी लंबाई हो गई है, यह इसकी चौड़ाई हो गई है। लेकिन अगर आप इसे देखें तो यह क्या हो गई, यह आपकी ऊंचाई हो गई है। यह आपकी ऊंचाई हो गई है या फिर मोटाई हो गई है। तो यह क्या हो गई, यह हो गई आपकी, इसमें तीनों चीज है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई या मोटाई भी है। तो यह आपकी हो गई है 3D शेप। और इसे तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, हमसे यही पूछा गया है कौन सी एक द्विविमीय आकृति नहीं है। तो ये 2D तो नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इसे अगर आपको ध्यान हो तो इसे हम बोलते भी हैं, इसे क्या बोलते हैं, घनाभ बोलते हैं। घनाभ या फिर क्यूबॉइड, या फिर बोलते हैं इसे हम क्यूबॉइड। ठीक है, तो सभी बच्चों को समझ में आया कि कौन सी आकृति 2D होती है, कौन सी आकृति 3D होती है। इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अगर ये समझ में आया तो चलिए हम आज का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सीमा, परिमाप और क्षेत्रफल। आपने काफी, या फिर इंग्लिश में जिससे क्या बोलते हैं, बाउंड्री, पेरीमीटर एंड एरिया। आपने बहुत सुना होगा कि पेरीमीटर और एरिया, तो आपने बहुत ही ज्यादा सुना होगा कि काफी शेप्स का आपने शायद निकाला भी होगा कि इसका पेरीमीटर क्या होता है, उसका एरिया फाइंड आउट कीजिए। तो आखिर ये होते क्या है, तो आज हम वही पढ़ेंगे कि ये होते क्या है। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं सीमा, या फिर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बाउंड्री। आखिर ये होती क्या है। तो देखिए बहुत ही सिंपल चीज है। मान लीजिए कोई शेप है, मान लीजिए मैं कोई वैसे ही शेप बना रहा हूं, मान लीजिए ये कोई शेप है।
तो इसकी सीमा या फिर इसकी बाउंड्री क्या होगी? इसकी बाउंड्री यही होगी जो इसके चारों ओर जो सी रेखा खींची गई है, रेखा नहीं बोल सकते हैं इसे, जो चारों ओर की खींची हुई है, यह जो देखिए लाल कलर से ये जो खींची हुई है, जो मैं ग्रीन से जिसे हाईलाइट कर रहा हूं, यही तो इसकी सीमा होगी। यही तो इसकी सीमा होगी। मतलब यह आकृति इसके बाहर तो नहीं जा रही है, ऐसा तो नहीं है ये आकृति यहां भी बनी हुई है, नहीं बनी हुई है। जो चीज इसे कंट्रोल कर रही है, जिस चीज के बाहर ये जा ही नहीं सकती है, यह एक सीमा में बंधी हुई है। मतलब कि इस लाल लाल कलर के जो हाईलाइट किया हुआ है पार्ट, यह इससे बाहर तो नहीं जा रही है। तो यह इसकी क्या हो जाएगी? यही इसकी सीमा हो जाएगी। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं, तो यह एक रेक्टेंगल है। एक मिनट में रेक्टेंगल ही बना देता हूं इसे। मान लीजिए कि कोई एक रेक्टेंगल है, यह इस यह इस तरीके से एक रेक्टेंगल है। यह एक रेक्टेंगल है। अगर आप देखोगे इस रेक्टेंगल की सीमा की अगर मैं बात करूं, इस रेक्टेंगल की बाउंड्री की अगर मैं बात करूं, तो इस रेक्टेंगल की बाउंड्री क्या होगी? इस रेक्टेंगल की बाउंड्री यही होगी। ये जो रेड कलर से हाईलाइट है, यही इसकी बाउंड्री होगी। क्योंकि ये इससे बाहर तो जा ही नहीं सकता ना, रेक्टेंगल बस इतना ही है हमारा। तो ये इससे बाहर नहीं जा सकता है, तो यही इसकी क्या होगी? यही इसकी बाउंड्री होगी। अगर मैं इसकी डेफिनेशन या फिर इसकी परिभाषा पे भी जाऊं, तो किसी आकृति के बाहर चारों ओर खींची गई रेखा उस आकृति की सीमा कहलाती है। उस आकृति की सीमा कहलाती है। जैसा कि अभी देखिए त्रिभुज है, उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं, यह हमें कोई एक त्रिभुज दिया हुआ है। तो इस त्रिभुज की सीमा क्या होगी? इस त्रिभुज की बाउंड्री क्या होगी? तो देखिए ये त्रिभुज पूरा इतना, ये त्रिभुज है हमारा जो दिया हुआ है, यह पूरा हाईलाइट किया हुआ है, यह पूरा त्रिभुज है। यह जो मैंने रेड से भी मार्क कर दिया है, यह पूरा हमारा त्रिभुज है। लेकिन अगर मैं इसकी सीमा की बात करूं, तो ये कहां तक जा पा रहा है? ये यहीं तक जा पा रहा है जहां तक ये इसकी भुजाएं हैं, जो मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं। जो मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, तो यह इसकी भुजा हो गई। तो क्या हो जाएगा? यही इसकी सीमाएं हो जाएंगी, यही इसकी बाउंड्री भी हो जाएगी। जो कि ग्रीन कलर से हाईलाइट है, वही उसकी बाउंड्री भी होगी। क्या हो जाएगा? देखिए जो ये यहाँ पे हाईलाइट कर दी गई है, ये ब्राउन कलर से हाईलाइट है, यही इसकी क्या हो जाएगी? बाउंड्री हो जाएगी। यहाँ पे लिख देता हूं बाउंड्री या फिर सीमा हो जाएगी यही। देखिए अब ऐसा नहीं है कि हम इसे जनरली मैथ्स में ही यूज करते हैं, हम इसके दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण देखते हैं। हम इसके दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए आपने कई बार देखा होगा कि अपने घरों में, या जो हमारे घर के बाहर, या फिर कोई गार्डन है, या कोई भी इमारत है, तो उसके आसपास इस तरीके से बाउंड्री बनी होती है, दीवार की बाउंड्री बना दी जाती है। तो वह उसकी बाउंड्री हो जाती है। आसपास दीवार से चारों ओर घेर दिया जाता है ना उस इमारत को, तो वह उस इमारत की बाउंड्री हो जाती है। या फिर आपने कई बार देखा होगा कि पुलिस इस तरीके से लगा देती है रोड पे। कई बार कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है कहीं पे कुछ, तो पुलिस इस तरीके से ये लगा देती है। तो वह उस चीज की बाउंड्री हो जाती है कि आप इस बाउंड्री के बाहर नहीं जाएंगे। तो वो उस तरह से बाउंड्री हो जाती है। बिल्कुल राशि, बिल्कुल हवेली हो गई या फिर कोई और इमारत हो गई, हमारे घर हो गए, तो उनके चारों तरफ क्या इस तरीके से बना दिया जाता है, दीवारों को बना दिया जाता है बॉर्डर के ऊपर। बिल्कुल। तो हर चीज की एक बाउंड्री होती है। हर चीज की एक बाउंड्री होती है। हमारी पूरे इंडिया की जो बाउंड्री है, हमारे पूरे इंडिया की जो बाउंड्री है, उसे हम बॉर्डर बोल देते हैं। उसे हम बॉर्डर बोलते हैं। तो वो भी तो हमारे एक इंडिया की बाउंड्री ही हो गई, कि उससे बाहर आप नहीं जा सकते हैं। वह बाउंड्री आपको कंट्रोल करती है। ठीक है, तो कुछ और शेप की देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, जैसे हमने बात की, तो यह रेक्टेंगल की बाउंड्री क्या हो जाएगी? यह बाउंड्री हो जाएगी रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की क्या? यह बाउंड्री हो जाएगी। यह जो हाईलाइट की है, यह रेक्टेंगल की बाउंड्री हो जाएगी। इस तरीके से जो ये ब्राउन कलर से हाईलाइट है, ऐसे ही हमें ये पंचभुज या फिर पेंटागन दिया गया है। यह हमें पेंटागन दिया गया है। तो यह पेंटागन की बाउंड्री क्या हो जाएगी? यह हो जाएगी जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड है। यह जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड है, यह पेंटागन की बाउंड्री हो जाएगी। सौरभ नाम से जो बच्चा है, आप फिजूल में कमेंट मत कीजिए। देखिए आप कमेंट करने की बजाय जब कंसेप्ट समझाया जा रहा हो, तो कंसेप्ट समझने पे ध्यान दीजिए। फिर आप जब आपसे कहा जाए कि कमेंट कीजिए, तो आपको कमेंट करना है।
ठीक है, तो आई होप आपको सबको बाउंड्री का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं परिमाप क्या होता है आखिर। तो देखिए परिमाप क्या होता है कि जो अ- अगर इसकी दो डेफिनेशन है। अगर देखिए मैं बताऊं कि अगर हमने अभी सीमा या फिर बाउंड्री को पढ़ा, तो अगर मैं सीधा सीधा बताऊं परिमाप क्या होता है, तो एक बंद आकृति की सीमा क्या होती है, सॉरी, एक बंद आकृति का परिमाप क्या होता है, उसकी सीमा की कुल लंबाई या फिर उसकी बाउंड्री की कुल लंबाई। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताऊं, तो मान लीजिए कि कोई यह एक रेक्टेंगल है। तो अब मुझे इसका क्या ज्ञात करना है, मुझे इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि यार इसकी सीमा क्या होगी। तो इसकी सीमा यही होगी जो अभी पढ़ा था, ए बी बी सी, और ये हो गया इसका सी डी जो ग्रीन कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और ये हो गया ए डी। तो यही इसकी सीमा हो गई, ये इससे बाहर तो नहीं जा सकता है। तो यह इसकी क्या हो गई, सीमा हो गई। अब इस सीमा की कुल लंबाई ही इसका परिमाप हो जाता है। इस सीमा की कुल लंबाई ही इसका परिमाप हो जाता है। तो इसकी परिसीमा तो क्या होती है, सीमा हो गई इसकी ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, और ये हो गया फिर ए डी या फिर डी ए भी बोल सकते हैं। पहले मैं यहाँ, मैं रेड कलर से पहले मैं यहाँ से यहाँ चला, ए से बी चला, फिर बी। एडी की भी दूरी जोड़ दो, तो ये मैंने चारों तरफ से कवर कर लिया। तो यही इसकी क्या हो जाएगी, यही इसकी कुल लंबाई हो जाएगी, जिसे हम क्या बोल देंगे, परिमाप बोल देंगे। जिसे हम परिमाप या फिर क्या कहेंगे, पेरीमीटर। जिसे हम क्या बोलेंगे, परिमाप या फिर पेरीमीटर। अब अगर मान लीजिए आपको कोई भी इस तरह से शेप दी है, आपको कोई भी इस तरह से शेप दी है, तो यही इसकी बाउंड्री होगी। मान लीजिए यह कोई इस तरह से शेप है, ये मैं जो रेड कलर से लाइन खींच रहा हूँ, ये बस ऐसे ही है हाईलाइट करने के लिए। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये क्या है, ये बस ऐसे ही कोई भी, ये मान लीजिए कोई भी नेट है या फिर एक जाल टाइप का है। तो इसकी बाउंड्री क्या होगी, इसकी बाउंड्री यही होगी जो ग्रीन से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यही इसकी बाउंड्री होगी। अब अगर मुझसे कोई पूछे कि इसका परिमाप क्या होगा, तो ये जो ग्रीन कलर से ये जो मैंने बार बार हाईलाइट किया है ना ये पार्ट, इसकी जितनी भी लंबाई होगी, पूरी चारों तरफ से इसकी जितनी भी लंबाई होगी, वही इसका परिमाप भी हो जाएगा, वही इसका परिमाप भी हो जाएगा। दूसरी डेफिनेशन भी यही कहती है, देखिए परिमाप एक बंद आकृति के चारों ओर की दूरी है। परिमाप एक बंद आकृति के चारों ओर की दूरी है। तो आपको क्या करना है, आप मान लीजिए कोई पॉइंट ए है यहाँ पे, मान लीजिए मैं यहां से चलता हूँ, एक इसे मैं ब्लैक कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, मान लीजिए मैं यहां से चलता हूँ, तो मैं पूरा चक्कर लगा के यहाँ पे पूरा चक्कर लगा के जब तक वापस उसी पॉइंट पे नहीं आ जाऊं, वापस उसी पॉइंट पे नहीं आ जाऊं, तो यह मेरा पूरा परिमाप हो जाता है। वापस लौट के उसी पॉइंट पे आ गया, तो यह मेरा पूरा क्या होगा, परिमाप हो गया। यह पूरी लंबाई जितनी भी हुई ब्लैक कलर से, यह मेरी क्या हो गई, परिमाप हो गई है। ठीक है, अब कुछ उदाहरण देखते हैं। और कि मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी। तो त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, त्रिभुज की सीमा यही होती है, त्रिभुज की सीमा यही होती है, ए से सी गया, फिर सी से बी गया, फिर बी से मैं ए गया। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, इसकी पूरी सीमा की लंबाई या फिर इसके चारों तरफ की लंबाई टोटल। तो इसकी सीमा क्या हो गई, पहले मैं ए से सी गया, फिर सी से बी गया, फिर बी से ए गया। तो मैं इसे बाद में भी लिख सकता हूँ कि ए सी को मैंने बाद में लिख दिया, पहले मैंने बी सी को लिख दिया, बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। तो इसे मैं आपस में इन तीनों को आगे पीछे कैसे भी लिख सकता हूँ, लेकिन आज चीज ये तीनों ही होंगी। जैसा आप देखोगे यहाँ लिखा हुआ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यह इसका क्या होगा, यह इसका परिमाप हो गया। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देनी है कि परिमाप का जो मान होगा वो सदैव इकाई मात्रक के साथ लिखा जाता है। इकाई मात्रक का मतलब क्या है, जैसे हमने यूनिट्स पढ़ी थी लेंथ की। तो उदाहरण के तौर पे अगर मैं लूं, मान लीजिए कि एसी की लंबाई है 2 सेंटीमीटर, उदाहरण के तौर पे लेता हूँ। बीसी की लंबाई हो गई 3 सेंटीमीटर, और हमें एबी की लंबाई दी हुई है 4 सेंटीमीटर। और अब आपसे पूछा जाता है कि इसकी परिमाप ज्ञात कीजिए।
तो इसका परिमाप क्या याद करेंगे, परिमाप हमने पढ़ा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है, चारों तरफ की इसकी कुल लंबाई। तो इसकी परिमाप क्या होगा, ए बी कितना मीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर है। तो कोई बच्चा ऐसा नहीं कर दे, इनको गुणा कर दे आपस में, मतलब सेंटीमीटर प्लस है यहाँ पे, आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे ये प्लस है, और सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर सेंटीमीटर ही होता है, और उसमें सेंटीमीटर को आप कितनी भी बार ऐड करो वो सेंटीमीटर ही होता है, तो 9 सेंटीमीटर ही आएगा। कोई भी बच्चा ये गलती नहीं कर दे 9 और सेंटीमीटर 3 बार है तो इसे सेंटीमीटर क्यूब कर दे, तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं करना है। तो परिमाप का जो हमारा मात्रक होगा वो हमेशा क्या होगा, 9 सेंटीमीटर, मतलब कि इकाई मात्रक होता है। इकाई मात्रक का मतलब होता है जैसे सेंटीमीटर आए तो इसकी जो घात होगी, इसकी पावर जो होगी वो हमेशा एक ही होगी। एक को हम लिखते नहीं है तो इसलिए इसे सेंटीमीटर, या फिर आपका जो भी आंसर आए, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कहीं मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, तो ये सब नहीं होंगे। यह सब मात्रक आपके नहीं होंगे, हमेशा आपके मात्रक क्या होंगे, इकाई यूनिट के साथ होंगे। ठीक है। तो देखिए अभी हमने और उदाहरण देखे, अगर हम, ये हमें एक आयत दिया हुआ है, ये हमें है एक आयत दिया हुआ है, तो आयत की इसकी क्या होगी, इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप हमारा हो जाएगा पूरा पी से क्यू। देखिए अगर हम देखें, अगर मैं इसे इस तरह से दबाऊं चलाऊं, इस तरह से बताया जाए अगर, कि मैं पी से चला, पी से पहले मैं क्यू गया, क्यू से फिर मैं आर गया, आर से फिर मैं एस गया, एस से फिर मैं वापस पे उसी पॉइंट पी पे आ गया, तो मैंने चारों तरफ से ये कवर कर लिया है। तो चारों तरफ की कुल लंबाई क्या हो जाएगी, पी क्यू, फिर क्यू आर और आर एस और एस पी। यही इसकी अगर आप देखोगे तो बाउंड्री भी हो रही है, पी क्यू, फिर क्यू से आर, फिर आर से एस, और एस से पी। तो यही इसकी बाउंड्री है, और बाउंड्री की कुल लंबाई इसका परिमाप हो गया। सेम इसी तरीके से इस पंचभुज या फिर पेंटागन में भी है। मान लीजिए ए से ई चला, अच्छा मैं इसी हिसाब से चलता हूँ, परिमाप में क्या उल्टा चलाया हुआ है, ठीक है, तो मैं ऐसे चलते हैं इसमें, कि ऐसे पहले ए से पहले बी चले, फिर बी से हम सी चले, सी से फिर हम डी चले, डी से ई, और फिर ई से वापस से ए, तो हम उसी पॉइंट पे पहुंच गए, पॉइंट ए पे, और हमने ये चारों तरफ से कवर कर लिया है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारी सीमा हो जाएगी, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ई ए, और उस सीमा की कुल लंबाई हमारी क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। तो अगर आपको कुछ भी तरीके से, कुछ भी हमें अगर शेप दी हो तो हम उसकी आसानी से उसका परिमाप निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई हमें इस तरीके से शेप दी हुई है जिसमें कुछ काफी भुजाएं हैं, ये मान लीजिए कुछ इस तरीके से हमें शेप दी हुई है जिसमें हमें काफी सारी भुजाएं दी हुई हैं। इस तरह से कोई मान लीजिए हमें शेप दी हुई है, ये इसकी मान लीजिए पहली भुजा ये हो गई, दूसरी, तीसरी, ये फोर्थ, ये फिफ्थ भुजा, सिक्स्थ भुजा, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवंथ, और ये मान लीजिए ये ट्वेल्थ भुजा दी हुई है ये यहाँ पे। तो मान लीजिए इस तरीके से कुछ 12 भुजा की हमें शेप दी हुई है और पूछा गया है कि इसका परिमाप बताइए। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं, सिंपली इन सारी भुजाओं को ऐड कर देना है, 1 + 2 + 3, और इस तरीके से 12 तक हम इन्हें ऐड कर देंगे, क्योंकि यही तो इसका परिमाप होगा। चारों तरफ से हमने इसे कवर कर लिया है और उन्हें फिर जोड़ दिया है, तो यह इसका परिमाप हो जाएगा। तो देखिए अब हम देखते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है या फिर एरिया क्या होता है। तो क्षेत्रफल की अगर मैं डेफिनेशन पे जाऊं तो क्षेत्रफल एक बंद आकृति द्वारा घेरे गए तल के भाग या क्षेत्र को दर्शाता है। मान लीजिए कि कोई एक आयत है या फिर एक रेक्टेंगल है, यह रेक्टेंगल है, तो देखिए इसका परिमाप तो क्या होता था, परिमाप तो होता था इसके ये बाहर बाहर का, इस चीज की लंबाई जो ये मैंने हाईलाइट की है, यह जो लंबाई है, यह तो होता था इसका परिमाप। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल का मतलब होता है यह जितना एरिया कवर कर रहा है, यह जितना स्थान घेर रहा है उस तल पे। मान लीजिए यह पेपर पे बना हुआ है एक आयत, तो यह कितना हमारा क्षेत्र घेर रहा है, तो यह इतना क्षेत्र घेर रहा है पूरा, यह पूरा इतना ही तो क्षेत्र घेर रहा है जितने पे ये बना हुआ है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये मैं पूरे इसको अच्छे से ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, बस समझाने के लिए बता रहा हूं। तो देखिए ये पूरा क्षेत्र इसने घेरा हुआ है, तो यह पूरा ही क्या हो जाएगा, यह पूरा ही क्षेत्रफल हो जाएगा।
यह पूरा ही क्या हो जाएगा, यह पूरा ही इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, कि यह पूरा कितना स्थान घेर रहा है। जबकि परिमाप क्या होती है, सिर्फ उसके बाहर बाहर की लंबाई। जबकि क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है कि वो पूरा जितना स्थान घेर रहा है। देखिए आप उदाहरण से समझते हैं कुछ। मान लीजिए यह एक आयत है, मान लीजिए यह एक आयत बनाई हुई है। तो अगर मैं इसमें देखूं कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल या फिर इसका एरिया क्या होगा, तो देखिए एरिया क्या होगा, यह जितना स्थान घेर रहा है, यह कितना स्थान घेर रहा है, यह इतना ही तो स्थान घेर रहा है। ये वाला ये पूरा जितने में ये बना हुआ है, यह पूरा स्थान, यही इसका क्या होगा, यही इसका पूरा क्षेत्रफल या फिर एरिया हो जाएगा। तो देखिए यह इसका क्या हो गया है, क्षेत्रफल। जो ये ऑरेंज कलर से हाईलाइट किया हुआ है, यह पूरा इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आपको एक फील आना चाहिए कि जब हम परिमाप ज्ञात कर रहे हैं, तो हम इसके केवल बाहर बाहर की दूरी को ज्ञात कर रहे हैं, बार बार की दूरी की लंबाई को ज्ञात कर रहे हैं। लेकिन जब हम एक क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, तो हम इसके अंदर का पूरा वो कितना क्षेत्र घेर रहा है, हम उसे ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं कुछ और एग्जांपल देखूं तो देखिए ये आयत है, तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जितना ये स्थान कवर करता है। तो यह कितना स्थान कवर करता है, मतलब अगर मैं इस आयत को एक पेपर पे रखूं, तो यह कितना स्थान कवर करेगा, यह इतना ही स्थान कवर करेगा जितना ये बड़ा है। जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जो पार्ट रेड से हाईलाइट किया हुआ है, यह इतनी बड़ी आयत है और यह इतना ही स्थान कवर करेगी। तो यह इसका क्या हो जाएगा, जो यहाँ ब्लू कलर से दिखाया भी गया है, यह इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। सेम इसी तरीके से कोई आकृति पेंटागन ये दिया हुआ है, तो यह भी जो इसमें पिंक कलर से दिखाया गया है, यह इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो क्षेत्रफल मोटा मोटा क्या होता है, कि कोई भी आकृति जितनी बड़ी होती है या फिर वो जितना स्थान घेरती है, वह उस आकृति का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, ये सभी को समझ में आया? क्या यह सभी को समझ में आया कि क्षेत्रफल, परिमाप और बाउंड्री, सीमा क्या होती है? ठीक है, ये सभी को समझ में आया। तो हम एक क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, सभी को पोल सेक्शन में उसका आंसर करना है। हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है, हमें उसका परिमाप ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से करेंगे, कोई भी बच्चा गलत आंसर नहीं करेगा। कोशिश कीजिए, गलत सभी बच्चे कोशिश कीजिए कि आंसर सही हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें एक त्रिभुज दिया गया है, और त्रिभुज में हमें तीनों भुजाएं दी हुई हैं और उसका परिमाप पूछा गया है। त्रिभुज में हमें तीनों भुजाएं दी हुई हैं और उसका परिमाप पूछा गया है। तो हमें उस त्रिभुज का परिमाप बताना है। वेरी गुड, काफी बच्चों का सही आंसर है, काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड, काफी बच्चों का अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर किया है, सभी का सही आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यह हमने पढ़ा है परिमाप का कंसेप्ट या फिर पेरीमीटर का कंसेप्ट। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। 30 सेकंड और वेट करते हैं, 30 सेकंड और वेट करते हैं, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। 30 सेकंड और वेट करते हैं, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया, वो पोल सेक्शन में जल्दी से अपना आंसर करेंगे। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको तीनों भुजाएं दी हुई है, एक दी हुई है 7 सेंटीमीटर, दूसरी दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड दी हुई है आपको 5.5 सेंटीमीटर, और आपको ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है। चलिए 10 सेकंड और वेट करते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 10 सेकंड और वेट करते हैं। जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया, वो जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, बस ये लास्ट, इसके बाद आपकी क्लास ओवर हो जाएगी। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। चलिए 5 सेकंड और वेट करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम सब। अभी पोल सेक्शन बंद हो गया है। अगर कोई बच्चा आंसर नहीं कर पाया है, तो वो कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकता है। देखिए अभी हमने पेरीमीटर देखा था, तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है किसी भी आकृति के चारों ओर की लंबाई, चारों ओर की लंबाई। तो अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं, ट्राइंगल की बात करूं, तो ट्राइंगल की हमारी क्या होगी, हम यहां से चले, ये पूरा, ये वाली हमने पूरा कवर किया,
फिर हमने ये कवर किया, और फिर हम वापस से इस ये कवर किया, और वापस से हम उसी पॉइंट पे आ गए। वापस से हम उसी पॉइंट पे आ गए। तो हमने क्या क्या कवर हुआ, एक तो ये कवर हुआ 7 सेंटीमीटर, एक ये कवर हुआ 4.5 सेंटीमीटर, और एक ये कवर हुआ 5.5 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है इनकी, चारों ओर की लंबाई। इन पूरी टोटल दूरी हमने जितनी कवर की है, तो हम इनको आपस में तीनों को जोड़ देंगे। 7 सेंटीमीटर प्लस 5.5 सेंटीमीटर प्लस 4.5 सेंटीमीटर। तो यह कितना आ जाएगा देखिए, सात। अच्छा ये बताइए कि ये दोनों कितने होंगे, अगर 4.5 और 5.5 को मैं जोड़ूं तो ये टोटल कितना आएगा। 7 सेंटीमीटर को अभी नहीं जोड़ना है, ओनली 4.5 प्लस 5.5 को जोड़ना है। कमेंट में आंसर करके, वेरी गुड, 10। ठीक है, वेरी गुड। तो ये आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, प्लस ये आपका कितना, 7 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, 17 सेंटीमीटर। देखिए एक बच्चे ने शायद गलती की थी, उन्होंने आंसर तो सही निकाल लिया 70, लेकिन उन्होंने यूनिट्स पे ध्यान नहीं दिया। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। इसमें देखिए दो ऑप्शन है 17 के, 17 और 17। इसमें दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें दिया हुआ है सेंटीमीटर। तो क्योंकि हमारा पेरीमीटर निकाल रहे हैं, पेरीमीटर का यूनिट क्या होती है हमेशा, सेंटीमीटर या फिर इकाई मात्रक होता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन ए गलत होगा। तो जल्दबाजी में गलत नहीं करना है आपको। तो इसका क्या हो गया, इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है, देखिए आपकी आज की क्लास यहीं तक थी। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप अनम्यूट। होमवर्क आपका आज के लिए कुछ नहीं है। आज के लिए आपका होमवर्क यही है कि बस आपको रिवाइज करना है। होमवर्क आपका आज का यही है कि बस आपको आज रिवाइज करना है। गुड नाइट, गुड नाइट। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो अनम्यूट करके पूछ सकता है। अगर किसी